विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर, वो भी एक जबरदस्त 10वीं क्लास के गणित की जो हमारे पास में पहली प्रश्नावली है उससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि आज से हमने यानी कि 15 अगस्त से आजादी के अमृत महोत्सव के दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो 10वीं का हमारे पास में कोर्स है गणित का, वो आपको पूरा A to Z करवाया जाएगा, यानी जितनी भी प्रश्नावली है सभी करवाई जाएगी। परिचय, उदाहरण और एक प्रश्न, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो आपका 2023-24 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी प्रश्न और उदाहरण और सभी प्रश्नावलियों को डिटेल से हल करवाया जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, जो भी आपसे बड़े या छोटे भाई बहन है जो आपके साथ 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, जिनकी गणित थोड़ी सी कमजोर है, जो गणित में 100/100 की तैयारी करना चाहता है, आप उसको ये लिंक भेज सकते हैं या इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, जिससे वो अपना सपना यानी जो 100/100 वाला है वो पूरा कर सके। निश्चित रहिए आपके पूरे 100/100 नंबर आ जाएंगे अगर जो आप रेगुलर यानी कि रेगुलर इसके वीडियो चलते रहेंगे। रेगुलर अगर जो आप ये वीडियो देखते हो तो मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि आपके 100/100 आराम से बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये रहेगी कि आप सभी को एकदम रेगुलर पढ़ना है और एकदम आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। आराम से फुल डिटेल में, आराम से फुल डिटेल में वह आपको जीरो से हीरो तक की तैयारी करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? जीरो से हीरो तक की तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन आप सभी को रेगुलर इस वीडियो को देखते रहना है। तो आप सभी को विदित होगा कि जो हमारे पास में 10वीं क्लास में जो पहली प्रश्नावली होती है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, प्रश्नावली का नाम भी लिख देता हूं। तो जो हमारे पास में प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली है हमारे पास में? पहली प्रश्नावली है। कौन सी है? पहली प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या भाई सबसे पहले तो प्रश्न ये उठेगा कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले कुछ और संख्या होती है, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक होता है समझना और एक होता है रटना। वैसे चाहो तो आप इस संख्या को रट भी सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप सभी इनको समझने की कोशिश करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप चाहो तो वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, जिससे आपको कम समय में इस वीडियो को पूरा कर सको। लेकिन मैं जीरो से हीरो तक पढ़ाऊंगा तो फुल डिटेल में कराऊंगा। अगर जो आपको आता है तो भी एक बार जरूर देखें, जिससे आपकी जो ये नींव है ये क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और जो एक दो बातें आपके पास में मिस है, मतलब तो एक दो बातें आपको नहीं आ रही, मैं गारंटी देता हूं आपको यहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आपको लिखना है, सारी बातें मैं साथ साथ ही बताते जाऊंगा। और उसके बाद में आपको ऐसे लगेगा किताब के प्रश्न हम लोग खुद भी कर सकते हैं। देखो मैं शुरुआत करता हूं। तो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले कुछ संख्या और होती है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास में एक नंबर संख्या होती है, जो हमारे पास में एक नंबर संख्या होती है जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब मेन चीज ये है कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? पै से। देखो यहां से पै का मतलब हो गया प्रथम। पै का मतलब क्या हो गया? प्रथम। यानी कि जो एक से, प्रथम यानी क्या होता है? एक। यहां से आपको पै से क्या हो गया? प्रथम। यानी जो पै से स्टार्ट हो रही है प्रथम, और प्रथम यानी क्या होता है? एक। तो जो एक से शुरू होने वाली संख्या होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और यहां से कहां तक है? अनंत तक। अनंत तक यानी प्लस के अनंत तक। तो ये हमारे पास में होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलती है नेचुरल नंबर। अब प्रश्न ये आ सकता है कि प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको खास करके ध्यान रखता है। ठीक है, प्रश्न इसमें आपके दो ही बन सकता है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या वो हमारे पास में एक। और प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। बस दो ही प्रश्न बनते हैं प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, अब देखो उसके बाद में 2 नंबर संख्या पू। पूर्ण क्या नाम है? पू। पू यानी होता है पूर्व।
पू यानी क्या हो गया, पूर्व, पूर्व यानी पहले, यानी एक तक हमने पढ़ लिया, और एक से पहले क्या आता है, जीरो, क्या आता है, जीरो। यानी जो पूर्ण संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहां से लेकर प्लस के अनंत तक। मेरे हिसाब से आपको ये बात भी पूरी पूरी समझ में आ गई होगी। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो, और पूर्ण संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब देखो यहां से आगे जो 3 नंबर संख्या हमारे पास में, 3 नंबर संख्या हमारे पास में पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। और मेन चीज आपको ये समझना है, जैसे आपने छोटी क्लासों में एक नाम सुना होगा, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा में क्या होता है कि कुछ संख्याएं प्लस की होती है, कुछ संख्याएं माइनस की होती है, और बीच में हमारे पास में क्या होता है, जीरो होता है। जैसे जीरो के बाई साइड, जीरो के दाई साइड प्लस वाली, जीरो के बाई साइड माइनस वाली, और एक होता है जीरो। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, जैसे मैं यहां पर ले देता हूं जीरो, जीरो की साइड प्लस वाली, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यहां से प्लस अनंत तक, और इस साइड होता है माइनस की, तो माइनस की एक, माइनस की दो, माइनस की तीन, माइनस की चार, माइनस की पांच, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के अनंत तक। तो ये हमारे पास में कौन संख्या होती है, ये जो हमारे पास में संख्या होती है, इनको हम लोग बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। और जो ये हमारे पास में संख्या होती है, ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो ये तो होगी धनात्मक, और ये हमारे पास में क्या हो गई, ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाली, ऋणात्मक मतलब है माइनस वाली। जीरो पे ना तो प्लस का चार्ज होता है और ना ही माइनस का चार्ज होता है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जिसके अंदर प्लस की अनंत संख्या हो, माइनस की अनंत संख्या हो, और साथ में क्या हो, जीरो, उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। प्रश्न ये आ सकता है कि पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्णांक जो संख्या होती है इसको z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। अगर जो आपको कहीं पे भी z लिखा मिल गया, क्या z लिखा मिल गया, मतलब किस संख्या की बात चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्णांक संख्या की बात चल रही है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो आराम से, साफ सुथरा। अब देखो यहां से आगे जो मेन और इंपॉर्टेंट संख्या होती है हमारे पास में, जिसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, स्टार लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, स्टार। और उसके बाद जो हमारे पास में संख्या होती है वह हमारे पास में होती है परिमेय संख्या। कौन सी होती है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को आप सभी ध्यान से समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, मैं फुल डिटेल में कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ, फुल डिटेल में। तो सारे के सारे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर करवाने की कोशिश करता हूं। देखो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। किस में लिख सकते हैं, p बटे q। और q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो इसका HCF है, इसका p और q का, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। अगर दे कोई भी संख्या इन तीन बातों का पालन कर रही है तो वो हमारे पास में क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती है तथा तो q बराबर में क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। और जो HCF होता है p और q का, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर। मेरे को पता है कि ये आपकी बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी है, मैं आपको आराम से बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। सॉरी, मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से आगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार के लिए इस ऊपर वाले जो 1, 2, 3 संख्या इनको मिटाकर परिमेय संख्या को आपको ऊपर समझाता हूं, ठीक है। देखो जो हमारे पास में परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वो मैंने यहां पर लिख दिया। क्या होती है कि वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा q बराबर में जीरो,
Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, वह तो अक्षेप है किसका P और Q का, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो सारे ध्यान से देखो यहाँ पर। तो मैंने लिखा है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास में हो गया 2/3, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है कि इस रूप में होना चाहिए, और Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमें पता है कि ये तो ऊपर वाला होता है, ये तो होता है P, और बट्टे वाला क्या होता है Q। तो मैंने लिखा है कि Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो सारे ध्यान से। जैसे मान लो मैंने किया 2/0, बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये P बटे Q के रूप की तो है, लेकिन Q की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने क्या लिखा है कि Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखो एक तो होता है ऐसे, अगर मैं ऐसे लिख देना कि Q के बराबर में क्या होना चाहिए, 0, इसका ये मतलब हो गया कि भाई Q की जगह क्या होना चाहिए, 0। जैसे ही मैंने ये तिरछी लाइन बना दी, इसका मतलब ये हो गया कि Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से आगे, तो ये P बटे Q के रूप की तो है, लेकिन Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो जो उसका उत्तर है वो हमारे पास में क्या आ जाता है, अनंत। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देते तो उसका उत्तर क्या होता है, अनंत। और अनंत हमारे पास में क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होता। इसलिए किसी भी संख्या के बट्टा में हम लोग क्या नहीं लगा सकते, 0 नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोग परिभाषा में लिखते हैं कि Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरे हिसाब से आपको फुल समझ में आ गई बात। इसके साथ ही मैंने एक बात और लिखी है कि जो हमारे पास में अक्षेप है, क्या लिखा है मैंने, अक्षेप। अक्षेप P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आपको एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रश्न कि निम्नलिखित में से, जैसे मैंने आपको प्रश्न दे दिए, 2 पॉइंट दे रहा हूं, एक पॉइंट दे दिया 1/2 और दूसरा पॉइंट मैंने दे दिया 5/10। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आप क्या कहोगे, सर ये P बटे Q के रूप की भी है और Q के बराबर में क्या नहीं है, 0 भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन दोनों में से एक संख्या हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन वो कौन सी है, सारे ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है कि अक्षेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अक्षेप का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी 1 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यानी जब हम लोग 1 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहां पर पूरी बात लिख देता हूं, 1 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सारे ध्यान सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसके टुकड़े करना। 1 का टुकड़ा क्या होता है, 1, और उसके बाद में 2 के टुकड़े भी क्या होते हैं, 2 का टुकड़ा भी क्या होता है, 2। अब 1 को अगर मैं 1 से गुणा करा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो मेरे पास में कितना आएगा, अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। और अगर मैं 2 को 1 से गुणा करा दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1 2 2, चीज तो सेम टू सेम है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जो अक्षेप है किसका, 1 और 2 का, वो मेरे पास में कितना हो जाता है। तो अक्षेप वो होता है तो दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। तो मेरे पास में जो अक्षेप है वो कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, अक्षेप 1 हो गया। और जिस परिमेय संख्या का, जिस बट्टे वाली संख्या का अक्षेप 1 हो जाता है वो हमारे पास में क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो अक्षेप है वो मेरे पास में कितना आ रहा है, 1, इसलिए ये मेरे पास में क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5। 5 का अभाज्य गुणनखंड मुझे पता है क्या होता है, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होता है। कितना होता है, 5। उसके बाद मेरे पास में यहां पर कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना में 5 होता है। कितना होता है, 2 गुना में 5। तो अक्षेप किसका, 5 और 10 का, 5 और 10 का अक्षेप कितना हो जाएगा, अक्षेप होता है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 5। तो यानी कि हमारे पास में अक्षेप कितना आ गया, 5। बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P बटे Q के रूप क्यों नहीं चाहिए, Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और जो अक्षेप है वो कितना होना चाहिए,
1, लेकिन यहां पर कितना है 5, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। पता चल गया क्यों नहीं है, क्योंकि अक्षेप की तरह नहीं है, एक नहीं है। तो अक्षेप की तरह होना चाहिए, एक होना चाहिए। और एक अक्षेप कब होता है, जब ये दोनों संख्या किसी भी पाड़े से नहीं कटे। अब 1 और 2 किसी भी पाड़े से नहीं करती, इसलिए हमारे पास में क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन 5/10 किसी ना किसी पाड़े से करती है। किससे करती है, 5 के पाड़े से करती है। कैसे कि 1 पंजा पंजा, 2 पंजा 10, यानी इसका तो उत्तर क्या हो गया 1/2। अब ये किसी भी पाड़े से नहीं करती, और जब कोई भी संख्या किसी पाड़े से नहीं करती तो डेफिनेटली हमारे पास में क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो ऐसे भी आपको एग्जामिनर वो कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन देके कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या का वो संख्या जो p/q के रूप में हो, q बराबर में क्या ना हो 0 ना हो, और उसका जो अक्षेप है वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और अक्षेप कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको आराम से बता दिया। तो मेरे हिसाब से आप सभी को परिमेय संख्या की पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो ये जो हमारे पास थी 4 नंबर संख्या थी, बाकी संख्या को मैं इसको मिटाकर यहाँ पर लिखता हूं और फिर से आपको समझाता हूं। देखो परिमेय संख्या के बाद में जो हमारे पास में संख्या आती है उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इनरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं सॉरी। तो परिमेय संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं इनरेशनल नंबर। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या के बाद में जो संख्या आती है उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इनरेशनल नंबर। और इनरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिख दिया है ताकि हमारे पास में टाइम की क्या हो सके बचत हो सके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के जैसे रूट वाली संख्या हो गई, रूट में 2, रूट में 5, पाई भी हमारे पास में क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। और रूट में क्या हो गया 7। इसके साथ में आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास में पाई होता है, पाई का जो मान होता है वो हमारे पास में क्या होता है 22/7। लेकिन पाई हमारे पास में क्या है अपरिमेय संख्या है, और 22/7 हमारे पास में क्या हो जाती है परिमेय संख्या। क्योंकि हमारे पास में किस रूप का हो जाता है p/q के रूप का हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकता है। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक है कि जो पाई है, पाई का जो मान है 22/7, ये लगभग माना गया है कितना है 22/7, ना कि प्रॉपर, ना कि प्रॉपर है, ये लगभग अंदाजा किया गया। क्या किया गया अंदाजे से माना गया है कि जो पाई का मान है वो लगभग कितना है हमारे पास में 22/7, ना कि एग्जैक्ट है। इसलिए दोनों हमारे पास में क्या होते हैं थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं पाई हमारे पास में अपरिमेय संख्या है और 22/7 हमारे पास में क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूट वाली संख्या होगी और साथ में क्या हो गया पाई हो गया। उसके बाद में जो हमारे पास में मेन मकसद आ जाता है, क्या होता है मेन मकसद, यानी जो हमारे पास में प्रश्नावली का नाम होता है, ये हमारे पास में होता है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और वास्तविक संख्या की जो परिभाषा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो मैंने वैसे तो यहाँ पर लिख दी ताकि आप लिख सके। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/2, -5/2, रूट में 2, पाई, रूट में 5, 3/7 इत्यादि। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हमने एक मटके के अंदर डाल दिया, अपरिमेय संख्या को हमने क्या कर दिया एक मटके के अंदर डाल दिया, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया हिला दिया, दोनों मिक्स हो गई। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह, यानी परिमेय संख्या मिलने के बाद में और अपरिमेय संख्या मिलने के बाद में फिर जो संख्या बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मिक्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिक्स, यानी दोनों को मिला देने पर जो संख्या बनती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी समझ में आ गई परिभाषा कि हमारे पास में अपरिमेय संख्या कौन सी होती है वास्तविक संख्या कौन सी होती है, पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आप किसी को भी तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है। अब देखो उसके बाद में 4 जो बेसिक संख्या आपकी रह जाती है, जो कि आप जैसे छोटी क्लासों में सीखते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं इन क्लासों में आप सीखते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर,
विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, और उसके बाद में अभाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और उसके बाद में भाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो मैंने आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर इनके नाम मिल गए ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि सम संख्या वे संख्या होती है जो किससे विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, यानी जिस संख्या के अंदर दो का भाग होता है वो हमारे पास में कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहां से लेकर कहां तक है, अनंत तक। यानी सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनके अंदर किस संख्या का भाग है, दो से, यानी दो से विभाज्य होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वे संख्या होती है जिसके अंदर दो का भाग है नहीं जाए, जिसके अंदर दो का भाग है नहीं जाए। जैसे जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इन संख्या के अंदर किसका भाग नहीं जाता, दो का भाग नहीं जाता। और जिन संख्या के अंदर दो का भाग नहीं जाता वो हमारे पास में क्या होती है, विषम, और जिन संख्या के अंदर दो का भाग जाता है वो हमारे पास में क्या होती है, सम संख्या होती है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझे आ गई होगी। उसके बाद में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 है, इसका हम लोग गुणनखंड नहीं करते क्योंकि 2 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 3 का भी कोई गुणनखंड नहीं होता, 4 का होता है, 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 6 का होता है, 7 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 8 का भी गुणनखंड होता है, 9 का भी गुणनखंड होता है, 10 का भी होता है, 11 का गुणनखंड होता है, 13 का गुणनखंड होता है, इत्यादि। अब आप कहोगे कि गुणनखंड तो एक का भी नहीं होता, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। विशेष क्या ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो अभाज्य कौन संख्या होती है, जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे 2 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 3 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 5 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 7 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 11 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 13 का कोई गुणनखंड नहीं होता, अनंत। ये जो संख्या होती है हमारे पास में क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या में से परीक्षा में प्रश्न कैसे उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो हमारे पास में कौन सी होती है, 2 होती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में भाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो जिस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे जैसे 4, इसके अंदर 2 बच गई, वो भाज्य संख्या है। जैसे 4, उसके बाद में 4, 5 का गुणनखंड नहीं होता, 6 का होता है, 7 का गुणनखंड नहीं होता, 8 का होता है गुणनखंड, 9 का होता है, 10 का होता है, 11 का गुणनखंड नहीं होता, उसके बाद 12 का होता है। ऐसे हमारे पास में क्या हो जाती है, अनंत संख्या हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है विशेष, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास में क्या हो जाती है, 4। इसी के साथ हमने आज सिर्फ वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन किया है, सिर्फ परिचय किया। इस परिचय को आपको सभी को ध्यान समझना है, जैसे आपका जो बेसिक है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, सारी बातें समझ में आई है, तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वीडियो विस्तार से बनाएंगे। क्या करेंगे, विस्तार से बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से आज लेता हूं विदा, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद।